से सेशन स्टार्ट करेंगे। घटना चक्र करंट अफेयर जो दृष्टि करंट अफेयर है 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का संपूर्ण वार्षिक संकलन किया गया है। जितनी भी घटनाएं हैं तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के रूप में। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश जो विशेष है इसको भी हम लोग देखेंगे। खासतौर से यूपीपीसीएस का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीपीसीएस। ठीक है, और अगर आपने यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ईपीएफओ के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए अगर आप अपकमिंग एग्जाम है, तीनों के लिए करंट अफेयर का जो निचोड़ है हम लोग देखेंगे घटना चक्र करंट अफेयर से। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग वे से देखते हुए चलेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रामबाण है करंट अफेयर के, एक तरह से बोल सकते हैं पेनेसिया, रामबाण इस तरह से बोल सकते हैं। तो पहला जो न्यूज है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। तो हाल में ही चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से जो क्राइटेरिया बनाया गया था राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए, सारे को आम आदमी पार्टी ने फुलफिलमेंट किया और जिसकी वजह से इनको राष्ट्रीय दल का दर्जा के रूप में इसको घोषित किया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु जो निर्धारित मानदंड है, क्या है मानदंड इस प्रकार है, इसको देखते हैं। इन सारे मानदंड को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ 2 दलों को राष्ट्रीय दल से बाहर भी कर लिया गया है, तो इसको भी देखेंगे, उस न्यूज़ को भी पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है। तो देखते हैं, पहला जो है मानदंड, लोकसभा या विधानसभा के किसी भी आम चुनाव में उच्च राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में जो कुल वैध मत हैं न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों। साथ ही साथ उसने लोकसभा की जो न्यूनतम 4 सीटें जीतना हो। दूसरा है लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीट पर विजय प्राप्त किया हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों में से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं। साथ ही साथ देखिए, उस राजनीतिक दल को 4 या 4 से अधिक राज्यों में नेशनल पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त किया हो, तब जाकर उनको नेशनल पार्टी राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। तो आई होप क्लियर हुआ क्या मानदंड है, पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा। इसके बाद ही किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, जिसमें से आम आदमी पार्टी को अभी हाल में ही 10 अप्रैल 2023 को, इसको स्मृति तथ्य के रूप में देखते हैं, 10 अप्रैल 2023 को भारत के निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली जो पार्टी आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया, नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। वहीं पर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, 3 पार्टियों को जो कि राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस कर लिया गया है। तो वर्तमान में कुल मिलाकर राष्ट्रीय दलों की संख्या कितना है? 6 राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान में। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो यही है। तो क्वेश्चन बनने की पूरा संभावना यहाँ से है, टोटल राष्ट्रीय दलों की संख्या। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने दल को बाहर किया गया है नेशनल पार्टी से, ये भी आ सकता है, और किसको शामिल किया गया ये भी आ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए, हाल में जो गुजरात चुनाव संपन्न हुआ 2022 में, आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है उसकी समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि पार्टी के प्रत्याशियों ने जो उक्त चुनाव में कुल वैलिड मत है, जितना वैलिड वोट्स का 12.92% मत प्राप्त किया है। ठीक है, साथ ही साथ 182 सीटों में से 5 सीटें जीतने में भी सफल रही है आम आदमी पार्टी, जो कि गुजरात विधानसभा की हाल में इलेक्शन हुआ है उसमें। ठीक है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु जो निर्धारित मानदंड है उसको भी पूरा कर लिया है। आम आदमी पार्टी पंजाब, गोवा, दिल्ली में तो पहले से ही है, तो पहले से राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। तो कुल मिला के 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का उनको दर्जा प्राप्त हो चुका है। 4 स्टेट कौन सा है?
पंजाब, गोवा, न्यू दिल्ली जिसको एनसीटी ऑफ दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली, और अभी हाल में गुजरात में इनको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो 4 स्टेटों में इन्होंने राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत स्टेट के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है। राष्ट्रीय दलों में वर्तमान जो संख्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोलते हैं CPIM, मार्क्सवादी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, जो कि अभी 6वां जो पार्टी बनी है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा दिया गया है। वहीं पर 3 पार्टियों जो कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। तो कुल मिलाकर टोटल 6 राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, अब देखते हो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त योजना है और इसको हाल में ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा किया है। इसके कार्यक्रम के अंतर्गत जो छिटपुट जनसंख्या वाला क्षेत्र है वहाँ पे सीमित कनेक्टिविटी और अवसंरचना वाले जो उत्तरी सीमा है, नॉर्थर्न बॉर्डर है, ठीक है, तो वहाँ के जो सीमावर्ती गांव हैं उनको डेवलप करने के अवसर से वो लोग डेवलप से या विकास से दूर रह जाते हैं, तो उनको डेवलप या विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं, तो उनको कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, स्ट्रक्चर करने के लिए उनको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जोड़ा गया है। इसको देखते हैं। इसको गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कार्यक्रम को 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में के एक सीमावर्ती गांव है जिसका नाम है किबुती में लॉन्च किया गया है। देखते हैं, देखिए 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दिया या प्रदान किया था। और यह योजना जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब केंद्र सरकार पूरा इसमें योगदान रहेगा। इसके अलावा जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के लिए प्रदान किया गया है। इसके लिए आवंटन जो राशि है 4800 करोड़ रुपये है। और इसके तहत जो 4 राज्य हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक है, तो और संघ शासित प्रदेश में जो कि लद्दाख है, लद्दाख उत्तरी जो सीमा से सटे 19 जिले हैं और 46 ब्लॉक और कुल मिलाकर 2967 गाँवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया था। ठीक है, तो 4 स्टेट में शामिल किया गया। चारों स्टेट में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उत्तराखंड है। इसके अलावा लद्दाख को भी शामिल किया गया है। ठीक है, और पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गाँव की पहचान किया गया है, जिसमें से 455 गांव जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यह कार्यक्रम जो कि चिन्हित सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही साथ उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो इन गाँव से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता मिलेगा। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त योजना है गवर्नमेंट की। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान पर ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ जो कि बहुत ही न्यूज़ में रहा है। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा को हाल में ही चुनाव संपन्न हुआ है। अब 1 बाय 1 करके तीनों चुनाव को हम लोग सारे फैक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए न्यूज़ में क्यों रहा है कि भारत के संविधान के तहत जो प्रदत्त अधिकार है और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनके द्वारा मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए। स्मरणीय तथ्य के रूप में देखा जाए तो 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम जारी किए गए। 3 राज्य कौन से हैं? मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। और अब मेघालय के विषय में डिस्कस करते हैं। मेघालय के बाद नागालैंड के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिपुरा के विषय में। सबसे पहले मेघालय में देखते हैं। मेघालय में जो चुनाव हुआ था 10वां विधानसभा चुनाव हुआ था।
10वां विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित की गई थी, जिसके कारण 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ। कुल मिलाकर 60 सीटें थी, ठीक है, 60 सीटें जो मेघालय में है, 60 सीटें, जिसमें से 59 निर्वाचित क्षेत्र के लिए चुनाव हुआ। जबकि एक का जो चुनाव हुआ था सोहियोंग, इस निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को स्थगित कर दिया गया। क्यों स्थगित किया गया, इसको हम लोग देखते हैं अभी न्यूज में। तो स्थगित करने का रीज़न ये रहा है कि मेघालय के पूर्व गृह मंत्री और यूडीपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी एसडीआर लिंगदो के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया। ठीक है, साथ ही साथ मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें जो कि आरक्षित थी, अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए थी, और अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए एक भी सीटें आरक्षित नहीं थी। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज तो यही है, 60 में से 55 सीटें जो कि एसटी कम्युनिटी के लिए निर्धारित की गई थी, जो कि आरक्षित थी, जबकि एससी के लिए एक भी सीटें निर्धारित नहीं की गई थी। और 60 में से 59 पे चुनाव हुआ था, एक सीटें छोड़ दी गई थी क्योंकि एसडीआर की निधन हो गया था। और इसमें वोट परसेंटेज देखा जाए तो 86.69% का वोट का मतदान हुआ। और पिछले वर्ष से कंपेरिजन किया जाए पिछली बार से 2018 के चुनाव में, तो 0.04% का वृद्धि दर्ज किया गया है। तो चुनाव का परिणाम हुआ और मेघालय में कोनराड के संगमा के जो नेतृत्व वाली पार्टी थी, जिसका नाम था नेशनल पीपुल पार्टी एनपीपी, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। और 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। इसके अलावा देखिए प्रिस्टोन टाइनसोंग और स्नी आवलंग धर, जो कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और उप मुख्यमंत्री के तौर पर, और मुख्यमंत्री के तौर पर कोनराड के संगमा ने लिया था, उनका दूसरा कार्यकाल था। इसके अलावा देखिए 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा का अध्यक्ष पूछ सकता है, थॉमस ए संगमा जो कि 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मेघालय का कोनराड के संगमा बने हैं। तो न्यूज़ यही है। इसके अलावा देखिए नेशनल पीपुल्स पार्टी टोटल 26 सीटें जीती है, जिसमें से वोट परसेंटेज रहा है 31.49। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटों का, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 11 सीटें मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिली, वहीं पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें और वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी को 4 सीटें, वहीं पे बीजेपी पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली। अब देखते हैं नागालैंड के चुनाव को। नागालैंड का चुनाव देखा जाए तो 13वां नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की जो समाप्ति की तिथि थी 12 मार्च 2023 था, और जिसके कारण 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव हुआ। और राज्य में विधानसभा निर्वाचन के लिए कुल 60 सीटें थी, 60 में से 59 सीटें जो कि एसटी कम्युनिटी के लिए आरक्षित थी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, हालांकि 59 निर्वाचन क्षेत्रों पर हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलुटो जो कि निर्वाचन क्षेत्र था, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जिनका नाम था कोजेतो किनिजमी, उनको निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया। वहीं पर नेक्स्ट में देखते हैं, वर्ष 2023 में चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो क्षेत्रीय सहयोगी पार्टी थी, जिसका नाम था नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी का प्रभुत्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे नागालैंड में मात्र 12 सीटें जीता, वहीं पे एनडीपीपी ने 25 सीटें जीता। ठीक है, और 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई भी महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई। तो ये बहुत बड़ी इतिहास है कि 2023 के चुनाव में पहली बार नागालैंड के इतिहास में कोई महिला विधायक के रूप में चयनित हुई है। और एनडीपीपी की जो हेकानी जखालू हैं, उन्होंने प्राप्त किया है, और दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित हुई है। एनडीपीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी जिनका नाम था सलहोतु नोऊ क्रूज भी पश्चिमी आगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई। इसके अलावा 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफिरियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। तो नेफिरियो जो कि नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इसके अलावा देखिए टीआर जेलियांग और यानुथुंगो पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। 20 मार्च 2023 को सेरिंगेंड लोंगहुमेर को 14वां नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। अब देखते हैं नागालैंड का प्रमुख जो परिणाम है उसको देखते हैं।
नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को 25 सीटें मिला, भारतीय जनता पार्टी को 12, ये दोनों ही मिलकर सरकार बनाया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 7 और नेशनल पीपुल्स पार्टी को 5 सीटें और लोक जनशक्ति रामविलास की जो पार्टी है, ठीक है, तो उनको मिला है 2 सीटें और नागा पीपुल्स फ्रंट को 2 सीटें मिला है, ठीक है। अब देखते हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के विषय में। तो 12वां त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का जो कार्यकाल था 22 मार्च 2023 को निर्धारित किया गया था। तो हालांकि इसका चुनाव देखते हैं कब हुआ। इसका चुनाव भी 16 फरवरी 2023 को एक चरण में संपन्न हुआ। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के कुल क्षेत्रों की संख्या जो थी, सीटों की संख्या 60 थी, जिसमें से 10 सीटें जो कि एसटी कम्युनिटी के लिए थी और 20 सीटें एससी के लिए थी। तो इसमें देखिए एससी के लिए भी प्रावधान किया गया था 20 सीटें। तो त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी क्षेत्र इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल मिलाकर 32 सीटें जीतने में सफल रही हैं। इसके अलावा 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता जिनका नाम था मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। भाजपा नेता के क्या नाम था उनका? मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। वहीं भाजपा के विधायक जिनका नाम था विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो बीजेपी ने यहाँ पे त्रिपुरा में नागालैंड में 32 सीटें जीती और टिपरा मोटा पार्टी जो कि 13, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो कि 11 सीटें जीती। वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मात्र 3 सीटें जीता, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का चुनाव के संबंधित। अब नेक्स्ट में देखते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के विषय। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के विषय में देखते हैं जो कि 2022 में रिलीज़ किया गया। ये एक तरह से अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं नेशनल पीरियोडिक रिपोर्ट, जो कि प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ दिएंगे। चारों स्तंभ जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिलर से क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आता है। तो पिलर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसको देखते हैं। तो जो पिलर है वो है पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानून सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो ये जो कि हाल में ही 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को जारी किया गया। यह इसका 3रा संस्करण है और इसको जारी करने वाले या तैयार किया है, इसको तैयार किया है दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एंड कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से इसको तैयार किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं जो कि इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में प्रकाशित किया गया और इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो कि भारतीय राज्यों को नया न्याय तक पहुंचाने की जो उनकी क्षमता है उनके अनुसार उनको रैंक प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ देखो इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक तो बड़े और मध्यम आकार के जो राज्य हैं, लार्ज एंड मिड साइज स्टेट, और छोटे राज्य में दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। और इन राज्यों को 102 इंडिकेटर्स मतलब संकेतक के आधार पर जो कि श्रेष्ठ, मध्यम और खराब श्रेणी में विभाजित किया गया है। और इसमें सबसे फर्स्ट रैंकिंग है जो कि टॉप रैंकिंग है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 2022 में कर्नाटक का रैंक है जो कि 6.38 अंक के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। भारत का सबसे श्रेष्ठ राज्य है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। वहीं पर सबसे अंतिम पायदान पर है जो कि बोला जाए तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश का है और उसका रैंक 18वां है। तो उत्तर प्रदेश परिदृश्य के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं तो खासतौर से UPPCS के लिए तो यूपी का भी रैंक जानना जरूरी है। और छोटे राज्यों में 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य पर है सिक्किम, वहीं पर अंतिम स्थान पर है गोवा जो कि छोटे राज्यों में है। तो न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े और मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्य की रैंकिंग देख लीजिए। टॉप रैंकिंग में है कर्नाटका, इसको देख लिए है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में रैंक 1 है। जो 4 स्तंभ है, एक पुलिस में है 2 नंबर, जेल प्रणाली में 2 नंबर, न्यायपालिका में 2 नंबर और कानूनी सहायता में 2 नंबर पे। वहीं पर तमिलनाडु भी 2nd पोजीशन पे है, इनका भी रैंकिंग चारों स्तंभ में देख सकते हैं। इसी तरह तेलंगाना भी 3rd। वहीं पर आप देखते हैं अंतिम 3 राज्य, बिहार का कंडीशन उत्तर प्रदेश से अच्छा है जो कि 16वें रैंक पे है। पुलिस में है 16, जेल प्रणाली में 9, न्यायपालिका में 16 और कानून सहायता में 16। उत्तर प्रदेश का रैंकिंग आप देख सकते हैं जो कि लास्ट पायदान पर बना हुआ है। इसके अलावा विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, पुलिस में आपने देखा यहाँ पे पुलिस में 15 है, जेल प्रणाली में 17, न्यायपालिका में
15 और कानून सहायता में 18 है। ठीक है, टोटल स्कोरिंग इसका देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं एमवी गंगा विलास, जो कि विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज को देखते हैं। तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, जिसको बोलते हैं नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 द्वारा 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016। और देश में जो कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुल मिलाकर 111 जलमार्ग, जिसमें से 5 जो वर्तमान में है और 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज को घोषित किया गया है। ठीक है, और देश के कुल मिलाकर 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो 20,275 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और इससे क्या होगा कि जो जल यातायात में वृद्धि होगा, देश के जो आंतरिक भाग है, इंटरनल भाग में पर्यटन की जो गंभीर संभावना विद्यमान होगी, गंभीर संभावनाएं हैं, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके अलावा स्मृति तथ्यों को देखते हैं। तो स्मृति तथ्य के रूप में अगर देखा जाए 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, जिसका नाम है एमवी गंगा विलास, जो कि वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ में बोगीबिल में जाकर पूर्ण हुआ यह यात्रा। ठीक है, तो 13 जनवरी को स्टार्ट हुआ और 28 फरवरी को कंप्लीट हुआ। ठीक है, और लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रहा। इसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा किया गया। इसके अलावा देखिए एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा जलमार्ग, जो कि हल्दिया से प्रयागराज, जो कि जलमार्ग संख्या 1 है, वहीं इस पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की देखा जाए धुबरी से सदिया से होकर गुजरती है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी के प्रयास से निर्मित है, और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो कि है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ है। वहीं पर यह साथ ही यह क्रूज जो कि कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट से होकर भी गुजरता है। कुल मिलाकर 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरता है। और यह यात्रा जो कि विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, नदी घाटियाँ, ये जो इम्पोर्टेंट प्लेस इसको देख लीजिए। और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज हो गया, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों पर भ्रमण शामिल था, जिसमें भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला है। साथ ही साथ देखिए एमवी गंगा विलास में सभी विलासिता, मतलब सारे फैसिलिटीज अवेलेबल थी। 3 डेक था, 36 पर्यटक यात्रियों की क्षमता वाले 18 स्वीट शामिल थे, और स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक भी शामिल थे। और गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक जो था मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित था। पोत की जो लंबाई थी 62.5 मीटर थी और चौड़ाई थी 12.8 मीटर। ठीक है, हर तरह से लैस थी। इसके अलावा इसको जो पोत को बनाया गया था पॉल्यूशन फ्री मैकेनिज्म, नॉइज कंट्रोल टेक्नोलॉजी से लैस था। अब देखते हैं टेंट सिटी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया, जो कि एमवी गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान ही वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया गया। टेंट सिटी का जो निर्माण किया गया है सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया। और देखिए प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित रहेगी। उसके बाद देखिए जाहिर सी बात है कि बरसात का मौसम आ जाएगा तो उसमें कुछ समय के लिए स्थगित किया जाएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया है। और जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल को कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष था। इसके अलावा देखते हैं केरल उच्च न्यायालय, जो कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कोई इतिहास के पन्नों में ऐसा लिखा जाएगा कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला उच्च न्यायालय पहला बना है। तो आपको पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में
कुल मिलाकर 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहले तो 8 ही भाषा थी, लेकिन फिर उसको बढ़ाया गया, 14 भाषाएं थी, फिर उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 22 भाषाएं थी। तो असम, बंगाली, बोडो डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मैथिली, मणिपुरी और मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिलनाडु, तेलुगु, उर्दू और मलयालम। देखिए 2 भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना जरूरी, क्योंकि उसी से क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है यूपीपीसीएस में। एक तो आया है वो क्वेश्चन कि क्या भोजपुरी को 22 क्षेत्रीय भाषाओं में शामिल किया गया है, 8वीं शेड्यूल में शामिल किया गया है। तो जाहिर सी बात है भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में, और अंग्रेजी भाषा को भी नहीं शामिल किया गया है। दोनों ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ देखिए हाल में ही भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम था DI चंद्रचूड़, ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने पर पूरा जोर दिया था। DY चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, जिसको बोलते हैं NLP, द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी सुझाव दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय प्रयास में या क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया। अब देखते हैं इसमें कुछ स्मरणीय पॉइंट को देखें। हाल में ही फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मतलब मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना, और केरल जो कि उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय को प्रकाशित किया, और जो दोनों निर्णय दिया गया मुख्य न्यायाधीश M मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी P चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिया गया, जो कि केरल उच्च न्यायालय का है। ठीक है, तो इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। जो दोनों निर्णय है, पहला था व्हीकल्स परचेज लोन से संबंधित था, और दूसरा था चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय था। तो इस निर्णय को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP का उपयोग किया गया। तो फरवरी 2023 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, जिसको बोलते हैं NLP, का उपयोग करके मौखिक बहस के लिए लाइव प्रतिलेखन, जिसको बोलते हैं लाइव ट्रांसक्रिप्शन का सेवा का शुरुआत किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय देखते हैं। तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय है, उचित देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन का कैसे उनको नियुक्ति किया जाए, तो उस पर डिसीजन लिया गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है संविधान के अनुच्छेद 324 में। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट यही है कि 324 याद करना है। क्वेश्चन आ सकता है 1 लाइनर फॉर्मेट में कि अनुच्छेद 324 से क्या संबंध है। तो आई होप क्लियर हुआ। 324 जो कि कार्य क्षेत्र के अधीन आता है, जो कि आर्टिकल 324 के उपखंड 2 में। और इसके अलावा संविधान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस, वर्णित नहीं है। अब तक निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है किया जाता प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। अब इस बार जो होगा, मतलब निर्णय लिया गया है कि 3 सदस्यीय टीम रहेगी। इसमें से प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता रहेंगे और मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, उनके द्वारा तय किया जाएगा। तो देखते हैं स्मरणीय तथ्यों को। तो 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय जो संवैधानिक पीठ ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसले सुनाया है। और नियुक्ति, जो आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। समिति में कौन रहेगा? समिति में देखिए 3 सदस्यीय समिति रहेगी, जो कि उच्च स्तरीय समिति रहेगी। इनके द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश किया जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल रहेंगे। लोकसभा के जो विपक्ष के नेता अगर बाय द वे नहीं है, जैसे कंडीशन बनी थी, लोकसभा का विपक्ष का नेता नहीं, तो जो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी उसके विपक्षी नेता का इस समिति का सदस्य होगा।
ठीक है। जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324 के उपखंड 2 के अधीन कोई ऐसा विधि नहीं बना लेता तब तक यह उपयुक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेगा। ठीक है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता कौन करेगा? न्यायमूर्ति KM जोसेफ ने किया था 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता। और पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी थे, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस थे, न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति CT रविकुमार थे। ठीक है। तो 5 सदस्यीय ने फैसला लिया और 3 सदस्यीय टीम थी। इसमें तीनों में आपने देखा जो उच्च स्तरीय टीम थी, इसमें से प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता थे और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आई होप इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसको देखते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को देखते हैं। देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में असर बोलते हैं, इसका फुल नेम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER, इसी को बोलेंगे असर। ठीक है। तो इस रिपोर्ट को बोला गया है कि गैर सरकारी शिक्षण संगठन जो कि प्रथम के द्वारा लॉन्च किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको लॉन्च किसने किया है? प्रथम के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि एक गैर सरकारी शिक्षण संगठन है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में 2005 से यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह जांच किया जाता है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ रहे हैं, वह बुनियादी गणित करने में सक्षम हैं। ठीक है। तो इसमें देखते हैं स्मृति पॉइंट को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको देखते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 को 18 जनवरी 2023 को जारी किया गया था। इसमें भारत के जो 3 से 16 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चे हैं, इनको नामांकन स्थिति दर्ज की गई इस रिपोर्ट में। और साथ ही साथ यह रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष के जो आयु के बच्चों को पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित रहे। असर 2022 में 616 जिले के कुल 19,060 गाँव में शामिल किया गया। और इसके अलावा देखिए 6 से 14 आयु के वर्ग के बच्चों हेतु नामांकन इनरोलमेंट रेट जो कि 15 वर्षों से 95% से ऊपर रहा है। और यह आंकड़ा वर्ष 2018 में 97.2% से बढ़कर 2022 में 98.4% हो गया है। ठीक है। और वर्ष 2022 में 11 से लेकर 14 वर्ष के आयु के वर्ग के जो स्कूलों में अनामांकित लड़कियों का जो आंकड़ा है गिरकर 2% हो गया है, जो कि इसके अलावा देखिए यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4% था, अभी गिर कितना हो गया है, और ओवरऑल देखा जाए तो 2% हो गया है। वहीं पर इसके अतिरिक्त 2022 में 15 वर्ष से 16 वर्ष आयु के वर्ग के जो 7.9% लड़कियां अनामांकित थी, 2018 में यह बढ़कर 13.5 हो गया है। इसके अलावा सिर्फ 3 राज्यों में, जो कि 15 वर्ष से लेकर 16 वर्ष आयु की जो अनामांकित लड़कियां का अनुपात 10% से अधिक है, जो कि मध्य प्रदेश है 17%, उत्तर प्रदेश 15% और छत्तीसगढ़ में 11.2% है। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और न्यूज है, जो कि हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबे रेल प्लेटफॉर्म बना है। इससे पहले गोरखपुर का प्लेटफॉर्म था, जो कि मैं वहाँ पे ऑलरेडी गया हुआ हूँ, तो सबसे लंबा था। लेकिन अभी हाल में हुबली जंक्शन जो कि कर्नाटक में है, इसको सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है। तो देखिए, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को सामान्यतः SSS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन किया गया। इसके अलावा देखा जाए इसमें थोड़ा सा न्यूज़ को, पुनः सितंबर 2020 में इसका नाम बदलकर SS हुबली जंक्शन किया गया। और यह रेलवे स्टेशन जो कि दक्षिण पश्चिम रेलवे स्टेशन दपरे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। इसमें स्मरणीय पॉइंट यही है कि 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ने हुबली जो जंक्शन है, जंक्शन का भी प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व का सबसे लंबे रेल प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया गया, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया गया। और इसका उद्घाटन जो कि 12 मार्च 2023 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितना है? 1560 मीटर है। और इससे पहले यह किताब जो था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का था, जो कि 1366.33 मीटर था। तो देखिए सबसे हाईएस्ट जो भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है, विश्व की सबसे बड़े प्लेटफॉर्म, तो टॉप 4 में तो भारत ही है। हुबली जंक्शन जो कि कर्नाटक में, अभी हाल में इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है, जो कि 1507 मीटर है। वहीं पर गोरखपुर जंक्शन सेकेंड नंबर पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, 1366.33 मीटर है। कोल्लम जंक्शन जो भी केरल का है, ये है 1180.5 मीटर। वहीं पर खड़गपुर जंक्शन है पश्चिम बंगाल का, जो कि 1072 मीटर है, 0.5 है। तो एक समय था कि खड़गपुर जंक्शन जो कि फर्स्ट नंबर पर था, लेकिन धीरे धीरे फिर कोल्लम हुआ, कोल्लम के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद हुबली जंक्शन हुआ। अब देखिए 5वें नंबर पर है जो स्ट्रीट सबवे जिसको बोलते हैं, जो कि शिकागो अमेरिका में है, जिसका लंबाई अगर देखा जाए तो 1067 मीटर है, 1067.1 मीटर है। अब देखते हैं विदिशा, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला जो कि बना है विदिशा। विदिशा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का जिला है विदिशा। तो देखिए देश भर के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिसको बोलते हैं अंडर डेवलपमेंट जिलों को बहुत ही तीव्र और प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिसको बोलते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 राज्य बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहराइच भी है जो कि एक तरह से कहा जाए तो अंडर डेवलपमेंट है। अब इसको विकसित करने का, जो रूपांतरित करने का उद्देश्य एडीपी में शामिल किया गया है, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में शामिल किया गया है। वहीं पर बलरामपुर है, चंदौली है, चित्रकूट है, फतेहपुर है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र को शामिल किया गया है। इसके अलावा देखिए स्मृति पॉइंट यही है कि जो 13 जनवरी 2023 को विदिशा जो कि स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित जो नवीचारी 5G सेवा है, इसकी ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया है विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश का जिला है। इसके अलावा विदिशा जिले में स्टार्टअप द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के सहयोग से लागू किए गए नवाचारी जिसको बोलते हैं 5th जनरेशन इंटरनेट ऑफ थिंग का उपयोग मामला है। इसमें देखिए पहला जो मामला है सुपर क्यूटिकल्स जो कि 5G 4G समर्थित स्मार्ट हेल्थ कियोस्क। दूसरा है एम्बूपॉट जो कि मूलभूत जीवन सुरक्षा के समर्थन के साथ साथ 5G 4G समर्थित ऑटो एम्बुलेंस। लॉजी AI जो कि मोतियाबिंद रोगों की त्वरित और प्रभावी जांच के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से मोतियाबिंद आई स्क्रीनिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखिए SUFI जो कि फेफड़े और मस्तिष्क स्कैन, CT और एक्सरे इत्यादि के लिए AR VR 3D विजुअलाइजेशन एप्लीकेशन। वहीं पर नेक्स्ट है 5वां है TechXR जो कि नवाचारी शिक्षण विधियों के लिए छात्रों हेतु AR VR 3D इमर्सिव एक्सपीरियंसिंग किट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है नेक्स्ट कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज है ये कोल्लम। तो भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अधिकतम नागरिक इसके मूल्य और इसके दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, 70%। इसमें देखिए बहुत से लोग हैं जो मेरा मानना है कि जो तैयारी करता है, खासतौर से प्रिपरेशन करते हैं SSC से लेकर UPSC UPPCS इन तरह के एग्ज़ामों को जो तैयारी करते हैं तो उनको ये सब नॉलेज होगा। लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग होंगे जो कि मेडिकल या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, उनको बहुत सारा इस चीज़ से संविधान के बारे में कुछ भी नहीं पता उनको, तो ज़रूरी है। तो अतः संविधान के जो संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सोसाइटी संगठन, सरकारी एजेंसी, ये सभी ने मिलकर सरल और सहज और लोकप्रिय क्रियाकलापों
क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए सक्षम बनाया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि भारत का पहला संवैधानिक साक्षर जिला बना है कोल्लम। ठीक है, तो 14 जनवरी 2023 को केरल के जो कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला, जिसको इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेचर डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। और इसकी घोषणा किसने किया है? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। और इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य तो वही है कि जिलों को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में इसमें कुछ और पॉइंट को। और इसके तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल, पर शिक्षा किया गया। और साथ साथ 7 लाख से अधिक परिवारों को 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा किया गया। वहीं पर इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया। क्या बोला गया? सेनेटर। तो आई होप क्लियर हुआ। तो कोल्लम बना है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। तो इसके विषय में जितने भी न्यूज था हम लोग कवर किए हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र, जिसको बोलते हैं एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ देखिए 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ देखिए इसमें कुछ स्मरणीय पॉइंट को देखते हैं। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, को मंजूरी दिया है। और इसमें कुल मिलाकर 19,744 करोड़ रुपया परिव्यय के लिए प्रारंभिक के लिए रखा गया है। और मिशन जो कि 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित है। क्या है? 2030 तक लगभग 125 गीगावाट का जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है वृद्धि के साथ ही साथ कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी का विकास होगा। साथ ही साथ 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश होगा। 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। और कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन की आयात में कमी आएगी। और वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी होगी। वहीं पर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य होंगे अब भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना है। साथ ही साथ देखिए ग्रीन हाइड्रोजन इसके डेरिवेटिव के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी होगी। स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास होगा। उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना और R&D परियोजनाओं का भी समर्थन करना। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज देखते हैं वायनाड। वायनाड का ये न्यूज है। वायनाड में जो न्यूज है बन के आया है, वायनाड में यही बना है कि जो सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। देखिए अनुसूचित जनजाति समुदाय से जो संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अच्छे बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया। और इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया, और जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। स्मरणीय तथ्य देखिए, जनवरी 2023 में वायनाड केरल का जिला है जो कि सभी जनजातियों लोगों को बुनियादी दस्तावेजों और सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। साथ ही साथ देखिए इस बुनियादी दस्तावेजों और सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान प्रमाण पत्र, बैंक खाता और
स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल है इसमें। और इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया और इन्हें डिजी लॉकर खातों में सहेजा गया। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल किया है। अब देखते हैं भारत का सबसे लंबी एस्केप टनल। भारत का सबसे लंबी एस्केप टनल को देखते हैं। और जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक लगभग 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण की योजना तैयार किया है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी और इस लाइन का निर्माण जो कि होगा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। और इस मिशन को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है, नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। तो उधमपुर से बारामूला तक दूरी जो है 272 किलोमीटर है। इसमें कुल मिला के 4 खंड है। चारों खंड को देखते हैं। 4 खंड में है, देखिए खंड 1 में है उधमपुर कटरा, खंड 2 में कटरा बनिहाल, खंड 3 में बनिहाल काजीकुंड और खंड 4 में काजीकुंड से बारामूला। ठीक है। इसके अलावा यूएसबीआरएल परियोजना के अंतर्गत जो अत्यधिक विषम, जिसको बोलते हैं असमतल और पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंग और पुलों का निर्माण शामिल है इसमें। इसके अलावा इस संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 38 सुरंगों लगभग 119 किलोमीटर का निर्माण किया शामिल है। साथ ही साथ सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो इसको बोलते हैं T49, जो कि देश का सबसे लंबी परिवहन सुरंग लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है और इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर और एस्केप सुरंग 12.895 शामिल है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। यह एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव और बहाली कार्यों को सुगम बनाएंगी। साथ ही साथ देखिए 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को कटरा बनिहाल खंड पर एस्केप टनल के निर्माण को पूरा करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है। देखिए यूएसबीआरएल इसका जस्ट शॉर्ट नेम है, इसको बोल सकते हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ठीक है, यूएसबीआरएल। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इस टनल की जो एस्केप टनल की लंबाई है 12.895 है। सबसे लंबे एस्केप टनल, सबसे लंबी भारत का। और यह एस्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की है और यह एस्केप कटरा बनिहाल खंड पर सुबर और खारी स्टेशनों के मध्य स्थित है। सुरंग का निर्माण जो कि न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट देखिए तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। इसको देखते हैं। 2021 और 22 के बजट भाषण 2021 और 22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समन गतिविधियों, जिसको बोलते हैं एडॉप्शन एंड मिटिगेशन एक्टिविटीज को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन, तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किया था। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना किया गया था। साथ ही साथ देखते हैं नेक्स्ट में इसमें अष्टमढ़ी पॉइंट को देखते हैं। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और इसकी जो घोषणा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान किया गया और इसका आयोजन हुआ था 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया।
साथ ही साथ देखिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन के विषय में देखते हैं। 30 जून 2008 को भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसको बोलते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, को लॉन्च किया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन के पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को शामिल किया गया। 8 मिशन क्या है इसको देखते हैं। पहला मिशन है राष्ट्रीय सौर मिशन, नेशनल सोलर मिशन। सेकंड है नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको बोलते हैं उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। थर्ड है सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, राष्ट्रीय जल मिशन। और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। साथ ही साथ छठा देखिए है एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। सातवां है देखिए सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आठवां है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। अब देखते हैं नेक्स्ट धर्मदम, जो कि भारत का पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज ये भी बन के आया है, स्टार मार्क लगा सकते हैं। धर्मदम जो कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है, इसको देखते हैं। धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पे है? केरल के कुन्नूर जिले में। यह केरल के 140वां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। 140 में से एक है कुन्नूर, केरल के कुन्नूर जिला में स्थित है। क्या नाम है? धर्मदम। और केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के पिनराई विजयन, जो कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, विधायक के रूप में यहाँ पर निर्वाचित हुए थे। स्मरणीय पॉइंट यही है कि दिसंबर 2022 में केरल का जो धर्मदम है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, फर्स्ट टोटल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। इसमें और भी कुछ पॉइंट को देखते हैं। यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड, एवरी लोकल बॉडीज वार्ड में पुस्तकालय स्थित है। बहुत ही बड़ी बात है। और कुल मिलाकर 138 वार्ड में 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है। और पुथुवाइल नारायण, जिसको बोलते हैं PN पडिक्कर, को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो केरल में पुस्तकालय आंदोलन के रूप का या जनक किसको जाना जाता है? तो PN पडिक्कर को जाना जाता है, ठीक है। और 1996 में PN पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को वायना दिनम, जिसको बोलते हैं रीडिंग डे, ठीक है, रीडिंग डे के रूप में घोषित किया है 19 जून को केरल सरकार ने PN पडिक्कर के सम्मान में, ठीक है। अब देखते हैं विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय। पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय, जो कि एक नोट्स के रूप में है। इसमें देखिए हाल में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय, वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है। संग्रहालय में 187 पांडुलिपि का संग्रह किया गया, जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करता है। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को विषय में देखते हैं। तरल अपशिष्ट वर्षा जल, अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज, औद्योगिक इंडस्ट्रियल सीवेज और तूफान सीवेज, जिसको बोलते हैं स्टॉर्म सीवेज, में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा जो कि घरेलू सीवेज का होता है। अब देखते हैं स्मरणीय तथ्यों को देखते हैं। 18 जून 2023 को तिरुपति नगर, आंध्र प्रदेश ने फाइटोरी टेक्नोलॉजी पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट प्लांट
ट्रीटमेंट का उद्घाटन किया। और इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज रहा है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में, और जो इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के रूप में स्थापित किया गया। साथ ही साथ देखिए इसकी जो क्षमता है प्रतिदिन 5 मिलियन लीटर्स पर डे है इसका क्षमता। और अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिक तकनीकी का विकास, जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पर्यावरण और अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। ये फाइटोरिक अपशिष्ट जल के उपचार का एक भरोसेमंद तकनीकी है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र, इसको देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े जो सीवेज उपचार संयंत्र बिगेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन एशिया का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य के योजना पार्ट 3 के तहत किया जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट में, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र को देखते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के लिए, तो हाउसिंग सोसाइटी के लिए देखिए भारत का पहला सौर संयंत्र देखिए 11 जनवरी 2023 को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो कि मुंबई में स्थित है, एक आवासीय सोसाइटी जिसको बोलते हैं विवेरिया कंडोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित हुआ है, जिसमें से स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है यह समझौता। तो किसके साथ हुआ? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और विवेरिया कंडोनियम के मध्य समझौता हुआ, जो कि क्लीन एनर्जी की आपूर्ति से संबंधित है। स्मरणीय पॉइंट यही है कि विवेरिया कंडोनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र, इंडियाज फर्स्ट ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट फॉर रेजिडेंशियल सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा। और आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायतनगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र की भी स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ देखिए इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन, रखरखाव और TPREL द्वारा किया जाएगा। और सौर ऊर्जा संयंत्र अपने संचालन से पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जिसकी वजह से 6.15 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। साथ ही साथ देखिए सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही साथ विवेरिया कंडोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा उपयोग या प्रयोग करने वाले देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। ग्रीन एनर्जी से संबंधित जितने भी न्यूज रहता है वो सब इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। केरल, तो इसको देखते हैं। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। न्यूज में रहा है क्योंकि डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से बिना उपस्थित हुए 24/7 24 घंटे 7 दिन पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों के रूप या गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की जो सुविधा देती है। स्मरणीय पॉइंट यही है कि 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्रों ऑल एलिजिबल अकाउंट्स में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसकी घोषणा किया है पिनराई विजयन। और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, जो राज्य स्तरीय बैंकर समिति है, इनके अनुसार राज्य में अब तक सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा, एक उत्पाद डिजिटल के रूप में उपलब्ध हैं। जो केरल द्वारा भारतीय राज्य की जो डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत एक कदम को लागू किया है। तो गौरतलब है कि 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। टोटल जनसंख्या इसके पात्र हैं 3.76 करोड़ खातों में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो जितने भी समझिए कि बढ़िया से बढ़िया योजना है केरल राज्य में। देखिए सबसे बड़ा पुस्तकालय, लाइब्रेरी, वहाँ पे जो जिला बना है उस जिले में, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा केरल राज्य में, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का स्तर जो कि हाई लेवल है।
अब देखते हैं स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट कार्यक्रम के विषय में देखते हैं न्यूज़ में क्या रहा है। न्यूज़ में रहा है कि स्मार्ट का विस्तारित रूप है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल। स्मार्ट का फुल नेम है, इसको एक बार और मैं देखता हूँ, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल है। ठीक है, और इसका पहल या इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाला रोग, एनीमिया जिसको बोलते हैं, क्रोनिक ब्राइकोइटिस और डिस्प्लोमेडिया और रूमेटाइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटस, सोराइसिस, जो ये सब रोग हैं, इनमें नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही साथ स्मरणीय पॉइंट इसका यही है कि 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया वैसे। और देखिए, इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग, जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है इस कार्यक्रम को, स्मार्ट कार्यक्रम को। तो स्मार्ट का फुल नेम सबसे ज़्यादा जरूरी है, एक बार फुल नेम और देख लेते हैं। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, इसका काम आपने समझ गया। और NCICM और CCRAS दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज जो कि है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य और जिले के विषय में देखते हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य और जिले के विषय में देखते हैं। तो वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, जिसको बोलते हैं सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत, जिसको बोलते हैं सोशल प्रोग्रेस इंडिया नामक एक पहल लॉन्च किया गया है, जो कि वर्ष 2017 में इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य सोशल प्रोग्रेस रिपोर्ट या सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। इसका 3 इंडिकेटर्स या 3 डायमेंशंस है, और राज्य और जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया गया। तीनों डायमेंशन को देखना जरूरी है, क्योंकि डायमेंशन से ही क्वेश्चन आता है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, तो भारत के राज्य और जिले के विषय में जो तीनों डायमेंशंस है वह है बुनियादी मानविक आवश्यकताएं, जिसको बोलते हैं बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेल बीइंग, मतलब रहन सहन के बेहतर तरीके के आधार। थर्ड जो कि डायमेंशन है वो है अपॉर्चुनिटी, अवसर। तो इसके आधार पर सूचकांक को बनाया गया है सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022। अब इसमें देखते हैं कौन सा स्टेट नंबर 1 है, सबसे लास्ट पे कौन है, कितने पिलर है इसमें, इसको देखते हैं। तो स्मरणीय पॉइंट यही है कि 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य और जिले नामक रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, जिसको बोलते हैं, इनका चेयरमैन जो कि है अमित कुमार जो थे, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, और वाशिंगटन डीसी में स्थित जो कि सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, जिसके CEO है माइकल ग्रीन, द्वारा तैयार किया गया। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत भारत के 36 राज्य, जिसमें से केंद्र शासित राज्य भी शामिल हैं, 36 राज्य, 28 स्टेट होते हैं। देखिए भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 राज्य और केंद्र शासित दोनों हो जाएंगे। और 707 जिलों को भी शामिल किया गया है। SPI में जो प्राप्त स्कोर हैं उनके आधार पर राज्य और जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 टायर्स के तहत रैंकिंग प्रदान की गया है। 6 स्तर देखते हैं। पहला है वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, इसमें देखना होगा कौन से नंबर 1 पे है, अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति, हाई सोशल प्रोग्रेस, अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, जिसको बोलते हैं ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, निम्न मध्य सामाजिक प्रगति, और 5वां है निम्न सामाजिक प्रगति, जिसको बोलते हैं लो सोशल प्रोग्रेस। इसके अलावा लास्ट जो है वो है अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति, जो वेरी लो सोशल प्रोग्रेस है। देश भर में पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसको SPI स्कोर मिला है 65.99,
और वहीं पर राज्यों में झारखंड का जो SPI स्कोर सबसे न्यूनतम रहा है 43.95 रहा है झारखंड का। सबसे ज़्यादा किसका रहा है? पौंडीचेरी का रहा है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्यों में रहा है 43.95, सबसे लोएस्ट स्कोर झारखंड का। तो अब देखते हैं, रैंकिंग को समझते हैं। SPI 2022 में जो टायर 1 में शामिल राज्य हैं, टायर 1 मतलब जो वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, इसमें जो रैंकिंग है टॉप लेवल की, वो है पुडुचेरी का। सेकंड नंबर पर है लक्षद्वीप, गोवा है थर्ड नंबर पर, सिक्किम है फोर्थ नंबर पे, और मिजोरम है फिफ्थ नंबर पे। वहीं पर 9वां नंबर पे केरल आता है, जो कि केरल है। तमिलनाडु भी अच्छा स्कोर है, जिसका नंबर है 63.33। तो टॉप नंबर को जानिए और स्टेटों को जान लीजिए। स्टेट में देखिए, हो सकता है सिक्किम है, गोवा है, ये सब देख लीजिए। वहीं पर टायर 2 रैंकिंग, जिसमें टायर 2 रैंकिंग में क्या था? हाई सोशल प्रोग्रेस। टायर 2 में क्या था? उच्च सामाजिक प्रगति। इसमें जो जम्मू कश्मीर को 10वां रैंक मिला है 60.76 अंक के साथ। पंजाब का 11वां है। दादर नगर हवेली दमन और दीव को मिला है 59.81 के साथ 12वां नंबर। लद्दाख को मिला है 59.53 और 15वां नंबर पर अंडमान और निकोबार। अब देखते हैं मिडिल में कौन है। जो थर्ड नंबर पर है, थर्ड लेवल है अपर मिडल सोशल प्रोग्रेस में, उत्तर प्रदेश, जो कि थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में है, जो कि टायर फिफ्थ में क्या है? लो सोशल प्रोग्रेस, निम्न सामाजिक प्रगति। जो 5वां लेवल है उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान है, जो कि 31वां स्थान है। टोटल 36 में से 31 स्थान पर यूपी है, जो कि स्कोर बहुत ही खराब है। उत्तर प्रदेश का 31 नंबर है, स्कोर कितना है? 49.16। वहीं पर उड़ीसा है 32 नंबर पे और 33 नंबर पर मध्य प्रदेश है। अब जो सबसे लास्ट में जो लेवल बचता है उसका नाम है अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये जो है इसमें देखा जाए तो सबसे लास्ट नंबर पे है, झारखंड का स्थान है। तो देश में कुल मिला के 58 जिले टायर 1, जो कि वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, जो कि अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में है। वहीं पर देश में सर्वाधिक जो SPI स्कोर है आइजोल का है, जो इसका है रैंकिंग 72.90 आइजोल, जो कि जिला है, मिजोरम का जिला है। ठीक है, इसके अलावा बिहार के 27 जबकि उत्तर प्रदेश के 14 जिले हैं जो कि टायर 6 में है, जो कि अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शामिल है। तो रैंकिंग उत्तर प्रदेश का और बिहार का रैंकिंग बहुत ही ख़राब है, और साथ ही साथ झारखंड का भी। झारखंड तो इसमें सबसे लास्ट पायदान पर बना हुआ है 36वें नंबर पे। अब देखते हैं नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के विषय में देखते हैं। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के विषय में देखते हैं, इसमें न्यूज़ को कवर करते हैं। तो देखिए, नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के माध्यम से अनुमोदित किया गया। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, जो कि पहला है राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण और पुनरुद्धार। और यह 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। और नमामि गंगे कार्यक्रम की जो अवधि है जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित है। हालांकि भविष्य में भी इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन सेकेंड को स्वीकृति प्रदान कर दिया है, जो कि यह मिशन 2026 तक प्रभावी रहेगा। तो नमामि गंगे मिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, कार्यक्रम है, इसको बहुत ही गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो ये एकीकृत संरक्षण मिशन है, जून 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको अनुमोदन किया गया था। इसका उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय नदी जो गंगा नदी है इसमें प्रदूषण का प्रभावी उपशमन किया जाए, इसको
प्रदूषण को कम किया जाए और इसका संरक्षण और पुनरुद्धार किया जाए। 100% जो केंद्र सरकार की वित्त आधारित योजना है। ठीक है, तो देखिए इसका स्मरणीय पॉइंट देखते हैं। 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे, जिसको बोलते हैं गंगा रिवर रिजोनेशन नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाले विश्व की जो टॉप 10 फ्लैगशिप पहलों में एक के रूप में मान्यता दिया गया है नमामि गंगे मिशन को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। और यह इसकी घोषणा किसने किया है? मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित एक जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की जो 15वीं बैठक हुई थी COP15 के भाग 2 के दौरान इसका किया गया। नमामि गंगे सहित कुल मिलाकर 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप पहल घोषित किया गया है। और इसकी घोषणा के कारण ये पहल संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन, सलाह और वित्तीय फंडिंग हेतु योग्य हो जाएंगी। साथ ही साथ देखिए यह पहल संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको बोलते UNEP, और संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन, जिसको बोलते हैं FAO, इसका मुख्यालय आपको बताना है। दोनों का मुख्यालय कहाँ पे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसको बोलते हैं, दोनों ही वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक यूनाइटेड नेशंस डिकेड्स ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बैनर के तहत चयनित किया गया। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक की अवधि जो 2021 से 2030 तक रहेगा। इसमें और भी पॉइंट को देखते हैं। इसमें कंप्लीट हो गया, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको विषय में, जो कि नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है ये। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है उसको देखते हैं, नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में गुजरात में हिमालय नदियाँ विधानसभा चुनाव, गुजरात में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हैं। तो गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में हाल में ही चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें बहुत भारी उलटफेर देखने को मिला। वहीं पे गुजरात में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली, और वहीं पे हिमाचल प्रदेश में उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी है। तो गुजरात में देखिए 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की घोषणा या तिथि निर्धारित की गई थी 18 फरवरी 2023, तो इससे पहले ही होना था। तो 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 8 जनवरी 2023 की निर्धारित थी। और इसके अलावा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इनके द्वारा अधिसूचना जारी किया गया, और गुजरात में नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में चुनाव, जबकि हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा का 1 चरण में चुनाव करवाने की घोषणा किया गया। ठीक है, और गुजरात में जो चुनाव हुआ 1 दिसंबर 2022 को पहला चरण, वहीं पर दूसरा मतदान हुआ 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। वहीं पे हिमाचल प्रदेश को जो मतदान हुआ 12 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। स्मरणीय पॉइंट यही है कि चुनाव परिणाम गुजरात के विषय में देखते हैं। संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार गुजरात विधानसभा में कुल मिलाकर 182 सीटें हैं, जिसमें से 13 सीटें SC के लिए और 27 सीटें ST के लिए आरक्षित थीं। तो SC ST के लिए टोटल सीटें, इसमें से 27 सीटें तो ST के लिए और 13 सीटें SC के लिए आरक्षित थी। इसके अलावा कुल मिलाकर जो वोटिंग हुआ 64.33% का वोटिंग हुआ। 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा 2022 के परिणाम को घोषित किया गया। तो परिणाम में वही हुआ, पहले से बनी आ रही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर उनको पूर्ण बहुमत मिला, और विधानसभा में भाजपा की 7वीं जीत है, लगातार 7वीं जीत है। और देखिए गुजरात में भाजपा जो कि मार्च 1995 में सत्ता में आई थी, तभी से अभी तक सत्ता में है, और कुल मिला के 182 सीटें में से 156 सीटें पर विजय प्राप्त किया है भाजपा ने। और किसी एक पार्टी के द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड भी गुजरात विधानसभा को जाता है, और पहली बार आम आदमी पार्टी को इसमें प्रवेश मिला, और इन्होंने 5 सीटें जीतने में कामयाब रहीं, और इसी के द्वारा इनको
नेशनल पार्टी का भी दर्जा मिल गया। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, भूपेंद्र पटेल। और 22 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले में थराद निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो थे शंकर चौधरी 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर चुने गए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, इसका परिणाम को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें मिली, 182 सीटें में से 52.50 इसका परसेंटेज रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 17 सीटें, आम आदमी पार्टी को 12.92 वोट परसेंटेज के हिसाब से इनको 5 सीटें मिला है। समाजवादी पार्टी को 1 सीटें मिला, वहीं पर निर्दलीय प्रत्याशी 3 को जीत मिली है। चुनाव परिणाम हिमाचल प्रदेश के विषय में देखते हैं। संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल मिलाकर 68 सीटें थी। 17 सीटें एसटी के लिए और 3 सीटें एससी के लिए आरक्षित थी। ठीक है, इसमें वोटिंग का परसेंटेज बहुत ही अच्छा देखने को मिला, 75.6% का वोट हुआ हिमाचल प्रदेश में। और सर्वाधिक मतदान परसेंटेज जो देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन में इतिहास में दर्ज हुआ कि सर्वाधिक मतदान परसेंटेज हुआ। वोट परसेंटेज होने से ये होता है कि जागरूक रहते हैं लोग, अपने घरों से बाहर निकलते हैं सरकार को चेंज करने के लिए या किसी भी चीज़ के किसी मुद्दे पर, तो ज़रूरी होता है सब चीज़ें। वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए और गवर्नमेंट को या सबको चाहिए कि इसको और ज़्यादा जागरूक बनाएं। देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन, वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन जिसका नाम है तासी गंग, जो कि लाहौर और स्पीति में 100% मतदान दर्ज किया है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन। और जो तासी गंग है इसका जो हाइट है, ऊंचाई देखा जाए तो 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तासी गंग। और 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा 2022 का परिणाम घोषित किया गया और वहाँ पे उलटफेर देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा और कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और उसको सत्ता में वापसी हुई। तो वहाँ पे 5 साल का टेन्योर रहता है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस तो बीजेपी, ऐसा चला आ रहा है कई दशक से। और देखिए, 11 दिसंबर 2022 को नादौन हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। वहीं पर मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। वहीं पर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम को कुल मिलाकर 68 सीटें मिला, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 40 मिला और भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें और 3 सीटें जो मिला है निर्दलीय प्रत्याशी को 3 सीटें मिला मात्र। अब देखते हैं नेक्स्ट को देखते हैं, जो कि हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा मिला है। हिमालयी याक को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा मिला है। तो जो कि पालतू याक है जिसका वैज्ञानिक नाम है बोस ग्रीनिज है, जो कि अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पशु है पालतू याक, जिसमें वायमंस, भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार, मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। भारत में यह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक है, जो पालतू याक है 58,000 है, जो कि 2012 से कंपेरिजन किया जाए तो 24.67% कमी आई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो पालतू याक का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस ग्रीनिज। हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। इसके बाद देखिए, इसमें स्मरणीय पॉइंट को देखते हैं। स्मरणीय पॉइंट यही है कि 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा किया गया। खाद्य पशु जो कि फूड एनिमल वे हैं जो मनुष्यों द्वारा पाला जाता है, साथ ही साथ खाद्य उत्पादन और उपभोग के लिए
यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है खाद्य पशु उसे ही बोलते हैं, जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, ये लोग खाद्य पशु हैं क्योंकि मनुष्य के द्वारा पाला जाता है, दूध का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं खाद्य पशु। तो FSSAI के द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से जो याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी और याकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने के लिए भी मदद मिलेगी। इसको खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। तो राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग जो कि पश्चिम कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश द्वारा याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार करने के लिए 2021 में FSSAI के समक्ष एक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। इस संस्था ने 2021 में याक के संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता भी किया था। बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। हाल में कमिश्नरी प्रणाली को नियुक्त किया गया है। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है। इसका क्या फ़ायदा है, क्यों किया गया, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची का विषय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में 3 तरह के लिस्ट को शामिल किया गया है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची है, राज्य सूची मतलब राज्य का विधानमंडल ही इस पर कानून बना सकता है इसमें, तो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है पुलिस को। तो सब 2-3 न्यूज़ यहाँ से कंफर्म हो गया। साथ ही साथ देखिए परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण करने के लिए जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ निहित होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर प्रणाली में यह शक्तियाँ जो कि कमिश्नर के पास होती हैं। ठीक है, सारी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? जिलाधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ निहित होती हैं। वहीं पर पुलिस कमिश्नर आयुक्त जो होते हैं, ये शक्तियाँ कमिश्नर के पास होती हैं। असमड़ी पॉइंट यही है कि उत्तर प्रदेश 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य के 3 नए जिलों पर पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं। तीनों जिलों को देखते हैं, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। उसके पश्चात देखिए रमित शर्मा को प्रयागराज, प्रतिंदर सिंह को आगरा और अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या जो कि 10 लाख से अधिक होने के कारण इन तीनों जनपदों में महानगर मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किए जाने के विषय में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जहाँ पर पुलिस आयुक्त प्रणाली है। 7 जिलों को देखते हैं। बनारस में तो बहुत पहले से ही आ रहा है, 2021 में हुआ था कमिश्नर। लखनऊ में देखिए 2020 में, गौतम बुद्ध नगर में 2020 में लागू हुआ, कानपुर में 2021, गाजियाबाद में 22 में, आगरा में 2022, प्रयागराज में 2022। तीनों को हाल में ही अभी बनाया गया है। अब देखते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एक अलग ही न्यूज है। इसको देखते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को क्यों न्यूज में रहा है और इसका पूरे डिटेल्स में अध्ययन हम लोग करेंगे। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं। कैंप गोड़ा प्रथम जो कि विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे, कैंप गोड़ा, और इन्हें स्थानीय रूप से नाड प्रभु कैंप गोड़ा के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक बेंगलुरु, वर्तमान बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? कैंप गोड़ा को, कैंप गोड़ा फर्स्ट को माना जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हुआ। असमड़ी पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि देखिए इलेक्शन होने वाला है, जाहिर सी बात है न्यूज में तो रहेगा ही। तो 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलुरु में श्री नाड प्रभु कैंप गोड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। यहाँ पर ब्रॉन्ज स्टैचू है और ऊंचाई 108 फीट है और 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात स्टील का उपयोग किया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार जो रहे हैं राम सुतार हैं, और राम श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व का जो सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है, इसको डिजाइन किया था।
स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है इसको। इस प्रतिमा के नाम पर किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है, जो कि फर्स्ट एंड टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ फाउंडर ऑफ सिटी होने का रिकॉर्ड दर्ज है। अब देखते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ के विषय में। अब स्टैचू ऑफ बिलीफ देखेंगे, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ डिग्निटी, स्टैचू ऑफ पीस। तो सारे को हम लोग देखेंगे जो कि जम्मू कश्मीर में है, सारे को 1 बाय 1 करके देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ को। देखिए 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवाज स्टैचू राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित किया गया। स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ बिलीफ, और इसकी ऊंचाई है 369 फीट जो कि 112.47 मीटर है, जो कि बहुत हाईएस्ट है। और विश्व भगवान शिव को ध्यान मुद्रा या मेडिटेशन की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया। इसमें इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात, स्टील और लोहे और 2.5 लाख टन कंक्रीट और बालू सैंड का उपयोग किया गया है। अब देखते हैं स्टैचू ऑफ पीस को देखते हैं। 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया, और यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा अष्टधातु 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। अब देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के विषय में। इसको आपको पता होगा, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी 2022 को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक और भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद जो कि हैदराबाद तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्नाजीयर स्वामी आश्रम में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है, और यह प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा पंचलोह से निर्मित है। यह 5 धातुओं जिसमें स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि बैठी हुई मुद्रा है, यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी ऊंची है, ठीक है। और थाईलैंड स्थित जो ग्रेट बुद्धा है, ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 302 फीट है। इसकी ऊंचाई जो अभी हम लोग देखे हैं 216 फीट है इसकी ऊंचाई, ठीक है। सेकेंड सबसे ऊंची मुद्रा है, बैठी हुई प्रतिमा है, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट में जो स्टैचू ऑफ डिग्निटी को देखते हैं। स्टैचू ऑफ डिग्निटी जो कि 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति का नाम दिया है। यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित किया गया, जो कि हैदराबाद में स्थापित जो स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है, जो कि स्मॉलर रेप्लिका बोल सकते हैं स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं स्टैचू ऑफ पीस और जम्मू कश्मीर में है। तो 2022 में जुलाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया, और श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया गया। 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित है, और इसका वजन 600 किलोग्राम है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ईट राइट स्टेशन क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला है, तो यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इसका आने की संभावना बढ़ जाता है। तो इसको देखते हैं। FSSAI सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वच्छ और दीर्घकालीन आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन को संचालित कर रहा है। ईट राइट इंडिया का टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। ईट राइट रेलवे स्टेशन FSSAI के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया के आंदोलन के अंतर्गत संचालित पहलों में से एक है। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर स्थित खाद्य जो विक्रेताओं हैं, फूड वेंडर्स को
लक्षित किया गया है, ताकि उनके द्वारा रेल यात्रियों, अधिकारियों, रेल स्टाफ आदि के लिए खाना पकाने और उसमें परोसने के सुरक्षित रखरखाव तरीकों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो इसको देखते हैं, स्मरणिक पॉइंट को देखते हैं। 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है। और प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इसके पूर्व उत्तर मध्य रेलवे के 2 स्टेशन जिसका नाम है क्रमशः ग्वालियर है और डाबरा रेलवे स्टेशन को प्रमाणित प्राप्त हुआ है प्रमाण। वहीं पर 14 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे के डभौरा रेलवे स्टेशन जो कि रीवा मध्य प्रदेश है, वहीं पर दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट प्रमाणन प्रदान किया गया है। ईट राइट प्रमाणन प्राप्त करने या प्राप्त रेलवे स्टेशनों की संख्या 5 हो गई है। 3 दिसंबर 2019 को मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है देश का पहला ईट राइट स्टेशन के रूप में पहला प्रमाण पत्र प्राप्त किया। वहीं पर दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को हाई क्वालिटी पोस्टिंग रेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किया गया। आई होप ईट राइट स्टेशन देख लिए हैं। उत्तर प्रदेश का पहला जो बना है प्रयागराज रेलवे स्टेशन, इसको दिया गया है, प्रमाण पत्र दिया गया है। तो अब देखते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के विषय में इसको देखते हैं। एक उर्वरक, ठीक है, तो भारतीय जन उर्वरक परियोजना, तो इसको देखते हैं। उर्वरक आपको पता फर्टिलाइजर एक ऐसा पादक पोषक तत्व है जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स है जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला जो उर्वरक है वह है यूरिया, और यूरिया का मूल्य जो कि केंद्र सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उत्पादक कंपनियां यूरिया को एक निश्चित एमआरपी पर बेचती हैं जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% तक होता है, तो उनको फ़ायदा ज़्यादा मिल नहीं पाता है। इसके वजह से शेष के 80 से 90% जो उत्पादन लागत केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। अन्य उर्वरक जो कि डीएपी जिसको बोलते हैं, डीएपी का फुल नेम है डाई अमोनियम फास्फेट, और एमओपी को बोलते हैं म्यूरेट्स ऑफ पोटाश, ये आदि की कीमतों के आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। हालांकि ये उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं। अभी तक सभी उत्पादक कंपनियां उर्वरक को स्वयं ही ब्रांड पहचान ओन ब्रांड आइडेंटिटी के साथ बिना केंद्र सरकार के योगदान का उल्लेख किए बेच रही थी। स्मरणीय पॉइंट ये है कि 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को लॉन्च किया। भारत यूरिया बैग को लॉन्च किया, इसको देखते हैं। और इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ब्रांड और लोगों का उपयोग किया गया है, यह किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन 600 प्रधानमंत्री कृषि किसान समृद्धि केंद्रों का भी शुभारंभ किया है। एक राष्ट्र एक उर्वरक को देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम जिसका नाम है भारत के नाम पर विक्रय किए जाएंगे। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड के नाम से उपलब्ध होगा। भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादक कंपनियों के लिए उनके उत्पादों का विपणन जो कि भारत ब्रांड नाम के अंतर्गत करना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही साथ इसके उत्पादन करने वाली कंपनियों से निरपेक्ष पूरे देश में उर्वरक ब्रांड का स्टैंडर्डाइजेशन सुनिश्चित होगा, जो कि मानकीकरण सुनिश्चित होगा। और इस योजना के तहत जो कंपनियां हैं, कंपनियों को अपने उर्वरक बैग की केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, लोगो एवं प्रासंगिक उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। तो शेष 2/3 पर भारत ब्रांड नाम और पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना के लोगों को दिखाना होगा। इसमें देखिए यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट,
म्यूरेट ऑफ पोटास, नाइट्रेट, फास्फोरस, पोटेशियम आदि के लिए एकल ब्रांड नाम जो कि क्रमशः भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि प्रयुक्त होगा। ये सभी जो योजनाएं हैं, ये योजना सभी उर्वरक कंपनियों, व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं पर लागू होगी और इसके फलस्वरूप अब देश में बिकने वाला यूरिया का एक ही नाम होगा, एक ही ब्रांड और एक ही गुणवत्ता होगा, वो भारत नाम से होगा, भारत नाम से। ठीक है, अब देखते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के विषय में। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के विषय में देखते हैं। तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को वर्ष 1994 में स्थित बेंगलुरु स्थित जो गैर लाभकारी थिंक टैंक है पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। यह सूचकांक 2016 में 16 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत जो भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक प्रदान करता है या रैंक प्रदान की जाती है। स्मरणीय तथ्य देखते हैं। 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 को प्रकाशित किया गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का यह 7वां वार्षिक संस्करण है। इसके अलावा इसके विषय में और देखते हैं। इस सूचकांक में राज्यों की जनसंख्या के आकार की दृष्टि से 18 बड़े राज्यों और 10 छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया है और पीएआई 2022 में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है। सबसे बड़े राज्यों में अगर देखा जाए तो हरियाणा राज्य सर्वश्रेष्ठ पर है और छोटे राज्यों में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ पर रहा है। देखिए 5 बड़े राज्यों में हरियाणा का स्कोर नंबर 1 बना हुआ है, वहीं पर तमिलनाडु सेकंड नंबर पर, केरल थर्ड नंबर पर, छत्तीसगढ़ चौथे और पंजाब जो कि 5वें नंबर पर बना हुआ है। छोटे राज्यों में देखा जाए तो सिक्किम फर्स्ट पे है, हिमाचल प्रदेश सेकंड, उत्तराखंड थर्ड और गोवा चौथा और 5वां नंबर पे मिजोरम है। नागालैंड को सबसे लास्ट स्थान मिला है, 10वां। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों के अंतर्गत शामिल किया गया और उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंकिंग में थोड़ा सा सुधार किया है और 12वें स्थान हासिल किया है और अंतिम स्थान पे 18वें स्थान पर विदित है। ठीक है, 18वां स्थान अंतिम स्थान दिया गया है। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश। 2 जल विद्युत परियोजनाओं का आधारशिला रखा गया है हिमाचल प्रदेश में। इसको देखते हैं तो हाइड्रो पावर, जल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर आमतौर पर 2 खंडों में विभाजित किया गया है, छोटा और बड़ा जल विद्युत परियोजना, जो कि स्मॉल जल विद्युत परियोजना और बड़ा जल विद्युत परियोजना। भारत में कुल मिलाकर भारत में 25 मेगावाट या उससे अधिक या उससे कम क्षमता की जो पनबिजली परियोजना है को छोटी जल विद्युत परियोजना कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर 25 मेगावाट, ठीक है, 25 मेगावाट या उससे कम की क्षमता है उसको बोलेंगे छोटी जल विद्युत परियोजना। तो देखते हैं इसमें पुनः छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को भी छोटे छोटे पार्टों में बांटा गया है। जैसे माइक्रो, अगर 100 किलोवाट तक है जल विद्युत परियोजना उसको बोलेंगे सूक्ष्म या माइक्रो जल विद्युत परियोजना। वहीं मिनी किसको बोलते हैं, 101 से लेकर 2 मेगावाट तक है तो 101 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक है तो वहाँ पे लघु बोलेंगे, लघु जल विद्युत परियोजना। वहीं पे स्मॉल बोलते हैं 2 मेगावाट से लेकर 25 मेगावाट तक जल विद्युत परियोजना को बोलेंगे छोटी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो रेंज के हिसाब से बांटा गया है 100 से लेकर 25 मेगावाट, 100 किलोवाट से लेकर 25 किलो मेगावाट में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सूक्ष्म, लघु और छोटी, स्मॉल, माइक्रो, मिनी और स्मॉल जल विद्युत परियोजना। ठीक है, स्मॉल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता जल विद्युत परियोजना को बृहद मेगा परियोजना के रूप में निर्धारित किया गया है। तो स्मरणीय पॉइंट को देखते हैं कुछ कैसे शुरुआत हुई। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। यह आधारशिला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रखा गया और यह पनबिजली जो परियोजना में शामिल है एक का है 48 मेगावाट, जो कि बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जो कि 48 मेगावाट की चांजू थर्ड पनबिजली परियोजना और दूसरा है 30 मेगावाट की देवथल चांजू पनबिजली परियोजना। ठीक है, तो दोनों ही पनबिजली परियोजना में शामिल है। साथ ही साथ देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 270 मिलियन यूनिट से भी अधिक बिजली का उत्पादन होगा। 270 मिलियन यूनिट से भी अधिक बिजली का उत्पादन होगा। देखिए चांजू जो थर्ड जल विद्युत परियोजना है चंबा जिले में है, दंतोई गांव
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के दंतोई गांव में है और चांजू नाला पर स्थित है और रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इसके अलावा देखिए चांजू नाला और मेहाद नाला के संयुक्त जल के प्रयोग पर आधारित है। अब देखते हैं देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना, और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देवथल नाला पर स्थित ये भी है। और इस परियोजना का निर्माण और संचालन हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। भारत में जल विद्युत क्षमता को देखते हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है 4,12,212 मेगावाट, जो कि जीवाश्म और गैर जीवाश्म दोनों ही है। 2023 मार्च तक कुल जो विद्युत क्षमता है 4,12,212 मेगावाट, जीवाश्म और गैर जीवाश्म दोनों ही शामिल हैं जल विद्युत क्षमता। और वहीं पर छोटी जल विद्युत क्षमता में देखा जाए तो 4,943 मेगावाट है, जिसमें से कुल स्थापित विद्युत क्षमता का मात्र 1.2% है। वहीं पर बृहद जल विद्युत क्षमता देखा जाए तो कितना है 46,850, जो कि कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता का मात्र 11.4% है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है बल्क ड्रग्स पार्क की आधारशिला। बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखा गया है। देखिए भारत औषध उद्योग, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वॉल्यूम के आधार पर देखा जाए, आकार के आधार पर देखा जाए तो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, जबकि मूल्य के आधार पर देखा जाए 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। तो भारी भरकम है बहुत ज़्यादा, लेकिन वैल्यू के हिसाब से, मूल्य के हिसाब से, इन टर्म ऑफ वैल्यू 14वां सबसे बड़ा उद्योग है भारत में इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और विश्व भर में निर्यात की जाने वाली जो कुल औषधि हैं में भारत का योगदान 3.5% है। और हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद भारत कुछ मूलभूत जो कच्चे माल है, बेसिक रॉ मटेरियल या बल्क ड्रग्स के आयात हेतु अन्य देशों पर निर्भर है, खासतौर से चाइना पर डिपेंड है बल्क ड्रग्स में। और बल्क ड्रग्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से बल्क ड्रग्स को जो एक्टिव फार्मा इंडिकेट्स हैं इसका यूज किया जाता है। जितनी भी दवाएं हैं एक्टिव फार्मा इंडिकेट्स का यूज किया जाता है। सक्रिय औषध सामग्री भी इसको कहा जाता है बल्क ड्रग्स को, और इसको चाइना से ही ज़्यादा खरीदा जाता है और उसी पर डिपेंड रहा जाता है। इसकी वजह से बहुत सारी दवाइयाँ बिना एक्टिव फार्मा इंडिकेट्स का यूज किए बिना नहीं बन सकती हैं। ठीक है, यह दवाइयों का एक प्रमुख घटक होता है। इन्हें वांछित चिकित्सा प्रभाव, डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके अलावा देखा जाए स्मृति पॉइंट को देखा जाए 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना रखा है। और 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले में जंबूसर में भी रखा है। ठीक है, पहले ही रख लिया गया। इसके अलावा 1 सितंबर 2022 को औषध विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किया है। साथ ही साथ यह देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुल्क की गई एक प्रमुख पहल है। योजना अंतर्गत है कि बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए 3 राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। और 3 राज्यों को जो इसमें हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसके अलावा देखते हैं इसका, देखिए मेन जो एम है, उद्देश्य है कि केंद्र सरकार द्वारा जो समर्थित विश्व स्तरीय आम बुनियादी सुविधाओं को निर्माण करके बल्क ड्रग्स का विनिर्माण लागत को कम करना है, जिससे दवाओं की कीमत ऑलरेडी और ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मोढेरा, पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव है। मतलब 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित गांव है मोढेरा गांव। कहाँ का है? गुजरात का मेहसाणा जिला में स्थित है मोढेरा गांव। ठीक है, यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है, सन टेम्पल भी फेमस है मोढेरा गांव, मोढेरा। और यह मंदिर रुपेड़ा नदी की सहायक नदी जो पुष्पवती नदी के तट पर स्थित है मोढेरा सूर्य मंदिर। ठीक है, मोढेरा में सूर्य मंदिर है जो कि पुष्पवती नदी के तट पर है, रुपेड़ा नदी की जो पुष्पावती के तट पर स्थित है।
सूर्य मंदिर। और इसका निर्माण 1026 से 27 ईसा पूर्व में हुआ था। चालुक्य वंश के जो राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। और मोढेरा को मोढेरापुरा और मुंडेरा आदि नामों से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट को। देखिए 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया और इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया। मतलब 24 घंटा 7 दिन वहाँ पे सौर एनर्जी से संचालित विद्युत रहेगा। और मोढेरा स्थित जो सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया। भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होगा, कंप्लीटली सोलर एनर्जी से संचालित होगा। तो पहला विरासत स्थल हेरिटेज साइट बन गया है भारत का सूर्य मंदिर, जो कि मोढेरा में है। सूर्य मंदिर और पूरे गांव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाला अपनी तरह की पहली परियोजना है और ग्राउंड माउंटेड 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है। और गांव की सभी आवासीय और सरकारी इमारतों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं। तो मोढेरा का जो सोलराइजेशन किया गया, सौरीकरण किया गया, सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है, सन विलेज के परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर गांव बन गया है। तो मोढेरा बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो सूर्य मंदिर के लिए फेमस है, दूसरा सौर संचालित गांव बन गया है जो कि कंप्लीटली सौर संचालित है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, वो भी सौर ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मोढेरा में बनाया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा भारत की पहली ग्रिड संबंध EMWH स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रह प्रणाली, ग्रिड कनेक्टेड मेगावाट स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मोढेरा में स्थापित की गई। अब देखते हैं स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 और 2.0 अवार्ड को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। इसको देखते हैं। स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 और 2.0 अवार्ड को देखते हैं। स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाला एक पाक्षिक, जिसको बोलते हैं फोर्टनाइटली अभियान है। इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के दौरान किया गया और 100 दिवसीय सुजलम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। और इस अभियान का उद्देश्य है कि 1 मिलियन शोक गड्ढों का निर्माण और साथ ही साथ जो अन्य धूसर ग्रे वाटर है उसका प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ODF प्लस गाँव का सृजन करना। साथ ही साथ देखिए सुजलम 1 अभियान का लक्ष्य है कि 15 फरवरी 2022 को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया। और क्योंकि इस दौरान जो घरेलू और सामुदायिक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका है। सुजलम 1.0 के अंतर्गत किए गए कार्य की गति को जारी रखने के लिए सुजलम 2.0 को लॉन्च किया गया। और सुजलम 2.0 अभियान सामुदायिक और संस्थागत स्तरीय धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित था। अब देखते हैं स्मरणीय तथ्यों को देखते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलम 1.0 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया है। इसके अंतर्गत जो कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी हेतु स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा किया गया है। देखते हैं स्वच्छता ही सेवा शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग में है कर्नाटक राज्य, जो कि फर्स्ट नंबर पे है स्वच्छता ही सेवा में। वहीं पर सेकंड नंबर पर बिहार है और थर्ड नंबर पर लक्षद्वीप को मिला है। वहीं पर सुजलम में शीर्ष राज्य जो कि है पुरस्कर्ता में सुजलम 1.0 में मध्य प्रदेश को फर्स्ट रैंकिंग मिली है। महाराष्ट्र सेकंड, थर्ड नंबर पर तेलंगाना, फोर्थ नंबर पर उड़ीसा और चौथे नंबर पर है 5वें नंबर पर है तमिलनाडु। सुजलम 2.0 में कर्नाटक फर्स्ट नंबर पर, तेलंगाना सेकंड, उड़ीसा थर्ड, मध्य प्रदेश फोर्थ और पश्चिम बंगाल 5वें नंबर पर बना हुआ है। अब देखते हैं वहीं पर स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को देखते हैं। स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज इसमें जो रैंकिंग है, इसमें रैंकिंग जो मिला है गंदला जल प्रबंधन जो कि हरियाणा जिला भिवनी को
हरियाणा जिला परिषद भिवानी को मिला है रैंक 1 ग्रे वाटर मैनेजमेंट में। वहीं पर ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट कर्नाटक का है, जिसका कंपनी का नाम, एजेंसी का नाम है अंगरीगेनियम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड को भी फर्स्ट रैंक का मिला है। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं। अब देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के विषय में देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का रिपोर्ट देखते हैं। 1 अक्टूबर पेयजल और स्वच्छता विभाग 2018 से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को संचालित कर रहा है पेयजल और स्वच्छता विभाग 2018 से ही संचालित कर रहा है। ठीक है, तो इसको याद करिए। और स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत 2018 में 7,000 गाँव और 2019 में 17,200 गाँव, वहीं पर 2022 में 17,559 गाँव को आच्छादित किया गया। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 को राज्य और जिलों के परामर्श से इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया है। स्मृति पॉइंट को देखते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का रिपोर्ट जारी किया गया। यह सर्वेक्षण पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है। 33 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में 3 केंद्रशासित प्रदेश जो कि चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़कर 709 जिले जो कि 17,559 गाँवों को शामिल किया गया है। देश भर में 33 राज्य केंद्रशासित प्रदेशों की जो समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्कोर जो कि 18वां स्थान है, इसको याद रखेंगे क्योंकि यूपी पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। वहीं पे बिहार में 32वां स्थान दिया गया है बिहार को। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में। अब देखते हैं शीर्ष 3 बड़े राज्य जो कि 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य को देखते हैं। तेलंगाना जो कि फर्स्ट नंबर पे है, 5 करोड़ पुरस्कार उनको दिया गया है। हरियाणा सेकेंड, तमिलनाडु थर्ड नंबर पर बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं शीर्ष 3 राज्य जो 30 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं, जैसे अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और सिक्किम। अंडमान निकोबार को प्रथम, सेकंड नंबर पर दादर नगर हवेली और सिक्किम को थर्ड नंबर मिला है। शीर्ष 3 जिले को देखा जाए तो भिवनी हरियाणा का जो है कि 2 करोड़ राशि मिला है उसको पुरस्कार राशि। वहीं पर जगित्याल जो कि तेलंगाना का जिला है, इसको मिला है 1.5 करोड़ रुपये। निजामाबाद तेलंगाना का 1 करोड़ रुपये मिला है इसको। देखिए, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला जो है कानपुर देहात है। अब देखते हैं जिसका इंतजार था वह स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का रिपोर्ट। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के प्रथम वर्षगांठ को मनाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4,354 शहरों का आकलन किया गया, 4,354 गाँव का असेसमेंट किया गया, जिसके 62 कैंटोनमेंट बोर्ड और 91 गंगा किनारे बरसे शहर गंगा टाउन शामिल है। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट में स्मृति पॉइंट को देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रीय स्तर जो कि समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार 6ठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या में देखा जाए इंदौर फर्स्ट नंबर पे है, मध्य प्रदेश। सूरत सेकंड नंबर पर, गुजरात है। नवी मुंबई महाराष्ट्र। 4th नंबर पर विशाखापट्टनम। 5th नंबर पर विजयवाड़ा और 10वां नंबर पर है अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं शीर्ष 5 शहर 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में देखते हैं। तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है, फर्स्ट नंबर पर। मैसूरू कर्नाटक में। नई दिल्ली थर्ड नंबर पे है और चौथे नंबर पर है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ जो कि 5वें नंबर पे है नोएडा। अब देखते हैं शीर्ष 5 राज्य जो कि 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम है और 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक में भी देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे जो कि त्रिपुरा है और वहीं पर 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में अधिक अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश इसमें फर्स्ट रैंक पर है। झारखंड सेकंड नंबर पे, छत्तीसगढ़ इसमें सेकंड नंबर पर है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। वहीं पे देखिए 100 शहरी स्थानीय निकाय जो कि अर्बन लोकल बॉडी से अधिक की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान है। ये भी ध्यान दीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश विशेष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश जो कि 100
शहरी स्थानीय लोक निकाय जो कि अर्बन लोकल बॉडीज से अधिक की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान जो कि 10वां है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट में प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 3 शहर यथा सूरत गुजरात का, इंदौर मध्य प्रदेश का, वहीं पर नवी मुंबई महाराष्ट्र को दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। गोल्ड अनुपम की श्रेणी में कुल 86 शहर शामिल हैं। सिल्वर उज्ज्वल की श्रेणी में कुल 121 शहर शामिल हैं। ब्रांज श्रेणी में कुल मिलाकर 38 शहर शामिल हैं। वहीं पर कॉपर श्रेणी में कुल मिलाकर 13 शहर को शामिल किया गया है। प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत गोल्ड अनुबंध की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया है। और इसके अलावा देखिए तो सिल्वर उज्ज्वल जो श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 2 शहर मथुरा और अमरोहा जो कि गजरौला को शामिल किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में है कि इंदौर ने भारत के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर, इंडियाज फर्स्ट 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी के रूप में उभर कर अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत किया है। वहीं पर 6 शहर जो कि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुपति को 5 स्टार कचरा मुक्त शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। ठीक है, 5 स्टार इंडियाज 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी के रूप में सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति को घोषित किया गया है। 6 शहर हैं। वहीं पर देखिए कचरा मुक्त शहरों में स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद, लखनऊ को 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। तिरुपति आंध्र प्रदेश को सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। शीर्ष 5 गंगा नगर को देखते हैं। देखिए 1 लाख से कम जनसंख्या वाला जो गंगा नगर है रैंकिंग फर्स्ट मिला है बिजनौर उत्तर प्रदेश में। वहीं पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला गंगा नगर है हरिद्वार को उत्तराखंड को प्रथम स्थान। और वहीं पर 1 लाख से कम जनसंख्या में सेकंड नंबर पे है कन्नौज का उत्तर प्रदेश, गढ़मुक्तेश्वर जो कि उत्तर प्रदेश में है 3rd नंबर पर, सुल्तानगंज बिहार में है ये भी 4th नंबर पर, कर्णप्रयाग जो कि उत्तराखंड में 5वां नंबर पर। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पर हरिद्वार तो हो गया। वाराणसी जो कि 1 लाख से अधिक आबादी है उसको सेकंड नंबर मिला है। ऋषिकेश उत्तराखंड का 3rd नंबर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का 4th नंबर, वहीं पर मुंगेर बिहार में है जो कि 5वें नंबर मिला हुआ है। वहीं पर महाराष्ट्र स्थित देवाली कंटेनमेंट बोर्ड को भारत का सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से लेकर 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, वहीं पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहरों का स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें गाजियाबाद को 12वां, मेरठ को 15वां, प्रयागराज को 16वां और लखनऊ को 17वां हासिल किया गया है। जो इम्पोर्टेंट शहर है उसको बताया गया न्यूज़। और वहीं पर वाराणसी का 21वां और आगरा को 23वां और कानपुर का 29वां स्थान मिला है। अब देखते हैं भारत पर्यटन संख्या की रिपोर्ट को देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो